गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वी डिस्कस्ड अबाउट रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अ कंपोजिट फंक्शन। वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शन। We will discuss about composite function. Before discussing about composite function, we will remind our earlier classes and our very first class, which depends on the basic concept of mathematics. And in that class, we discussed about the domain, range, and function. In that class, we discussed about domain, range, and function. Okay, today we will discuss it again. So now look at board. देखो स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान से देखना। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का, आपको वो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि 15 मिनट्स के अंदर हम ये पता कर लेंगे कि हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ एक बातें और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे हमें एक बार वापस से डिस्कशन करना है। जो हम अपनी पहली क्लास के अंदर हम उसको डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखें, है ना। लुक एट बोर्ड। हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई एक मशीन है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक मशीन है। इस मशीन के अंदर हम जो भी इनपुट देते हैं, इस मशीन के अंदर हम जो इनपुट देते हैं, वो इनपुट आपका क्या होता है, डोमेन। ये क्या होता है, डोमेन होता है। और जो आउटपुट आपको मिलता है, मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ, मे बी 4 या 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे लगे कि हम इसको वापस पढ़ रहे हैं या फिर कुछ बोरिंग सा है, लेकिन ये कंसेप्ट इतना अच्छा है कि कुछ देर के बाद में आपको ये अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं ना। ओके, जो आउटपुट होता है, एंड द आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, है ना। उस फल जो आउटपुट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। दैट मशीन इज द फंक्शन। मशीन इज द फंक्शन। ओके, लुक एट बोर्ड नाउ। सुनो, जो हम जानते हैं कि जो इनपुट होता है मशीन के अंदर वो तो आपका डोमेन होता है, और जो आउटपुट आपको मिलता है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो चीजें ध्यान से सुनना। अब देखो, हमारे पास अगर मैं आपको पूछूं कि कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, और यहां पर मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर आपका डोमेन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर x जो है वो आपका पास क्या है, डोमेन है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, इस फंक्शन के अंदर x जा रहा है, तो x क्या है, आपके पास डोमेन है। और इसने इसके साथ रिएक्ट करके आपको आउटपुट क्या दिया है, y, तो y आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास एक फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, हम जानते हैं इस फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, x, तो x आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। x आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इस x के साथ इस f ने रिएक्ट करके आपको आउटपुट क्या दिया है, y, तो y आपके पास क्या हो जाएगा, y आपके पास रेंज हो जाएगा। y आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। आपको यहां से देख के पता चल रहा है कि आपके पास y जो है वो आपका क्या है, रेंज है। लेकिन y किसके इक्वल है, y fx के इक्वल है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y fx के इक्वल है, इसका मतलब fx जो है वो भी क्या है, आपके पास रेंज है। y बराबर fx में x तो क्या है, x है डोमेन ऑफ f, x क्या है, डोमेन ऑफ f, एंड y क्या है, y इज रेंज ऑफ f। y क्या है, f की रेंज है, और x क्या है, f का डोमेन है। लेकिन हमें पता है y किसके इक्वल है, fx के, तो fx खुद भी पूरा fx जो है वो भी क्या कहलाएगा, रेंज। क्यों? क्योंकि y रेंज था और y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो fx अगर y रेंज है तो fx भी आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से अराइज होती है क्या, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है gx, तो मैं पूछूं द डोमेन ऑफ g, देन व्हाट विल यू से। अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन ऑफ g, देन व्हाट विल यू से, यू विल से द डोमेन ऑफ g इज x, डोमेन ऑफ g इज x। x क्या है आपके पास, डोमेन ऑफ g का डोमेन है। gx आपके पास क्या है, gx है g का रेंज। gx क्या है, रेंज ऑफ g। x क्या है, डोमेन ऑफ g, एंड gx खुद क्या है, वो खुद आपके पास है रेंज ऑफ g। अगर कहीं पर आपके पास लिखा है px
px। तो मैं आपसे पूछूं x क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर, x का मतलब है p का डोमेन, डोमेन ऑफ p, डोमेन ऑफ p इस x। ओके, और इस p का रेंज कौन है, तो आप क्या कहेंगे px। px खुद क्या है आपके पास, रेंज है। मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं फंक्शन के अंदर जो जाता है वो डोमेन होता है, और फंक्शन जो निकाल कर देता है वो आपके पास रेंज होता है। जो अंदर जाता है वो डोमेन होता है। तो यहाँ पर देखो p के अंदर कौन जा रहा है, x, तो x आपके पास क्या जाए, डोमेन। तो मैं पूछूं डोमेन क्या है x p का, तो आप कहेंगे x है, लेकिन मैं उसका रेंज, तो अभी हमने देखा था कि वो फंक्शन खुद जो होता है वो फंक्शन आपके अपने आप में क्या होता है, उसके फंक्शन का रेंज होता है। तो यहाँ पर रेंज कौन हो जाएगा, px हो जाएगा। मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपको दोनों फंक्शन को क्लियर कर रहा हूं। देखो, फंक्शन को पढ़ने से पहले, कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने से पहले हमारे पास ये क्लियर होना जरूरी है कि हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए, हम पहले उनको डिस्कस कर ले, है ना। तो उसी चेन के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया डोमेन, रेंज को मैंने आपको वापस एक बार रिमाइंड करवाया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर fx लिखा है तो fx का मतलब आपके पास क्या है, x का मतलब होता है f का रेंज। x का मतलब क्या होता है, f का रेंज होता है। और fx में x का मतलब क्या होता है, f का डोमेन होता है। fx में x क्या होता है, fx में x जो होता है वो क्या है, डोमेन ऑफ f। ये क्या है, डोमेन ऑफ f। एंड fx खुद क्या है, fx पूरा का पूरा, ये fx क्या है, fx आपके पास रेंज है, रेंज ऑफ f। ये क्या है आपके पास, f का रेंज है। अब सुनना जरा, अब हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड फर्स्ट वन इज मिक्स फंक्शन एंड द सेकंड वन इज कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट वन इज मिक्स फंक्शन, मिक्स फंक्शन। फर्स्ट वन इज मिक्स फंक्शन, मिक्स फंक्शन, मिक्स फंक्शन। ओके, देखो द डिफरेंस बिटवीन मिक्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज मिक्स फंक्शन? If two functions are combined with the sign of plus, minus, multiplication and subdivision. If two functions are combined, are mixtured by the sign of plus, minus, multiplication and division, then these type of functions is called the mixed function. If we add, subtract, multiply or divide two function, if we divide, multiply, minus or summation, sum of two, if we sum, subtract, multiplication, multiply and divide two functions, then these type of functions are called mixed function. Look at board. If two functions are, let first function is fx is equal to sin x and the second function is cos x. fx equals to sin x and the second function gx is equal to cos x. Then if we add these two functions, fx plus gx, if we add these two functions, fx plus gx, or subtract these two functions, if we add, subtract, multiply or divide, two functions, then these type of functions, the combination of these function is called the mixture function. fx plus gx, fx minus gx, fx dot gx and fx upon gx are the mixture function of fx and gx. Okay, fx plus gx will be sin x plus cos x, and fx minus gx will be sin x minus cos x, sin x dot cos x and sin x upon cos x. sin x dot है ये, okay, dot cos x and sin x upon cos x. These functions are the mixture functions of fx and gx. Okay, सुनो जरा वापस से मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हम दो अलग अलग फंक्शंस को आपस में ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई करें या फिर उनका डिवीजन करें, है ना, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं, है ना, ये फंक्शंस, इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये मिक्सचर फंक्शन होते हैं। मेरी बात शायद समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर भी दो फंक्शन आपस में ऐड है, जैसे कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या है, इट्स अ मिक्सचर फंक्शन ऑफ टू फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड 2x. इट्स अ मिक्सचर फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर एंड द सेकंड वन इज 2x. ओके, तो ऐसे कहीं पर अगर किन्हीं दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ऐसे साइन अगर कहीं पर हो तो हम कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं,
मिक्सचर फंक्शन होते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कशन करना है जिसका है ना, वो कौन सा है आपके पास, कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो अगर हम किन दो फंक्शंस आपके पास है एफ एक्स एंड जी, अगर मैं दोनों फंक्शन को ऐड कर देता हूं, अगर मैं दोनों फंक्शन को ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऐसा किसी भी फंक्शन के साथ में करता हूं तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या बन जाता है, मिक्स फंक्शन। लेकिन किसी एक फंक्शन के अंदर, यदि किसी फंक्शन के अंदर अगर मैं दूसरा फंक्शन रख देता हूं, अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख देता हूं तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, कंपोजिट फंक्शन। अभी आप बात बस सुन लो, आपको ये नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, जब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। अभी बस वो सुनो जो मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, अगर हम दो फंक्शंस को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो फंक्शन जो होता है, उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फंक्शन। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन ले जाकर रख दूं तो वो फंक्शन जो बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। कौन सा फंक्शन बन जाता है, कंपोजिट फंक्शन। जैसे आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपके पास, मान लो आप कि आपके पास दो टिफिन बॉक्स है, आपके पास दो टिफिन बॉक्स है, दोनों के ऊपर कैप लगा है उनका, है ना। तो अगर मैंने क्या किया, दो टिफिन बॉक्स आपके पास है, अगर मैं दोनों टिफिन बॉक्स को एक दूसरे के पास ले आऊं, या एक टिफिन बॉक्स, एक बड़ा टिफिन बॉक्स है, एक छोटा टिफिन बॉक्स है, तो बड़े टिफिन बॉक्स के ऊपर दूसरा वाला टिफिन बॉक्स रख दूं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो किसी को आपस में ऐड करना, डिवाइड करना, ये सब जो है उनको पास में लाना, एक दूसरे के ऊपर रख देना, ये सब तो क्या है, ये है उनका मिक्सचर। ये क्या है, उनका मिक्सचर। लेकिन मैंने पहले वाले, जो पहले वाला टिफिन था उसका कैप उतार दिया, पहले वाले टिफिन, जो बड़ा वाला टिफिन उसमें छोटा वाला टिफिन डाल दिया। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख दिया जाता है, बड़े वाले टिफिन के अंदर मैंने छोटे वाला टिफिन रख दिया, तो वो क्या है, वो आपके पास कंपोजिट फंक्शन है। जैसे आपके पास पानी है और आपके पास एक वाटर बॉटल है, एक वाटर बॉटल है और वाटर आपके पास है, तो ये दोनों, वाटर आपके पास मान लो इधर है और यहां पर वाटर बॉटल है, तो ये दोनों क्या है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इफ वी ऐड वाटर इनटू बॉटल, है ना, अगर हम क्या करें, जो पानी आपके पास है उसको हम बॉटल के अंदर डाल देते हैं। हमने क्या किया है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमने रख दिया है, तो वो जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन कौन सा बोलता है, कंपोजिट फंक्शन। मैंने क्या कहा, मैं अपने आप में एक फंक्शन हूं, मैं अपने आप में एक फंक्शन हूं, मैंने अपने हाथ में एक दूसरा फंक्शन, मान लो वाटर बॉटल को ले लिया, मैंने एक दूसरे वाटर बॉटल का, एक वाटर बॉटल को अपने हाथ में ले लिया। अब वाटर बॉटल मैंने क्या किया, दो फंक्शंस आपस में ऐड हुए, तो ये क्या है, मिक्सचर। ये मिक्सचर है मेरा और बॉटल का। लेकिन मान लो कि मैंने क्या किया, जैसे अभी हमने बात की थी, या फिर मान लो कि मेरे हाथ में क्या है, कोई भी चॉकलेट है, तो चॉकलेट भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, और मैं भी अपने आप में क्या हूं, एक फंक्शन हूं। तो अब मेरे हाथ में अगर चॉकलेट है वो तो क्या है, मिक्सचर फंक्शन। लेकिन उस चॉकलेट को अगर मैं खा लेता हूं तो एक फलन के अंदर दूसरा फलन आपने रख दिया, एक फलन के अंदर दूसरा फंक्शन आपने रख दिया, तो वो फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, कंपोजिट फंक्शन। और ऑलमोस्ट आप जितने भी फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। जैसे लुक एट बोर्ड, हैव अ लुक, हैव अ लुक, लुक एट बोर्ड। एक फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, अगर एक फंक्शन है तो वो कौन सा है, उसको कैसे बोलेंगे, और यदि इसमें दो फंक्शन है, ये दो सब फंक्शन से मिलकर बना है, ये केवल एक ही फंक्शन है, अगर दो सब फंक्शन है तो वो कौन कौन से हैं, और यदि ये एक ही फंक्शन है तो वो कौन सा है। तो देखो, ऑलमोस्ट आई नो द आंसर ऑफ ऑल ऑफ द आंसर of all of you would be this is a single function, this is a single function and that is described by sin x, okay, but this function is a composite function of two different function. It's a composite function of two different function. The first one is trigonometrical function and the other one is algebraic function. It's an algebraic function. This is a combination of two function, it's not a single function, it's a combination of two different function, and the first one is sine, the first one is sine and the second one is x, algebraic function. इस ये जो फंक्शन है sin x, ये एक फंक्शन नहीं है, ये दो फंक्शन है। कौन कौन सा, एक तो साइन है, इट इज साइन, ये साइन है, और दूसरा अलजेब्रिक है आपके पास कौन सा, x। जब साइन के अंदर आपने दूसरा वाला फंक्शन रख दिया, साइन के अंदर जब लाकर आपने x रख दिया,
तो ये कॉम्बिनेशन इनका जो हुआ वो क्या बन गया, साइन एक्स। साइन के अंदर आपने रखा, तो ये तो आपके पास क्या था, ये आपके पास फंक्शन था, इसके अंदर आप इसको रख रहे हो, तो ये आपके पास क्या होगा, ये इट बिहेव्स लाइक डोमेन, इट बिहेव्स लाइक डोमेन। ओके, साइन के अंदर आपने दूसरा रखा है, वो कौन सा है, तो ये साइन एक्स जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस, एंड द फर्स्ट वन इज इट इज साइन फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एंड द अदर वन इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, दैट इज एक्स। ओके, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है जिससे क्या बना है आपके पास, साइन एक्स बना है। मेरी बात को ध्यान से देखना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। अभी हम ये चीजों को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कंपोजिट फंक्शन आपके पास क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है जब किसी फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपके लिए, कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। इफ टू डिफाइंड फंक्शंस आर एफ एन एंड जी एक्स, if two defined functions are fx and gx, then the composite function of these two function is denoted by fogx and goffx, can be denoted by fogx and goffx. What is the mean of fogx? It means f of gx, we call it f of gx. And what is goffx? Goffx is g of fx, z of fx, z of fx. okay, fogx and goffx, fogx का मतलब क्या होता है, f of gx। इसको कैसे बोलेंगे हम, how we translate it, we will translate it like f of gx, and this is translated as g of fx, it is f of gx and g of fx। अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखें, एक तो देखो आपकी डिपेंड करता है कि आप उसको देख कैसे रहे, है ना, ये डिपेंड करता है। एक तो आप इसको मैथमेटिकली सीधा सा देख रहे हैं कि यहाँ भी एफ एक्स जी एक्स लिखा है और नीचे जी एफ एक्स लिखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, ये फंक्शन एक एफ था, एक फंक्शन एफ था जिसके अंदर आके कौन बैठ गया, जी एक्स आके बैठ गया। फंक्शन तो कौन था, एफ था, जिसके अंदर आके कौन बैठ गया, जी एक्स बैठ गया। तो जब इसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाता है तो this type of function is called composite function। okay, इधर देखो, इधर भी आपके पास क्या हुआ, g एक फंक्शन था, उसके अंदर कौन आ गया, fx। तो किसी फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखो बुक तो कैसे बोलता है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है ना, इसको हम पढ़ते हैं we read it like f of gx and g of fx, but how we will read it, we will read it क्या लिखेंगे हम इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, हम ऐसे पढ़ेंगे फंक्शन f में, fogx का मतलब फंक्शन f में, मेरी बात को सुनना जरा, बहुत इजी बोल रहा हूं, फंक्शन f में x की जगह पर gx रख दो। fogx का मतलब, फॉग का मतलब फंक्शन f में x की जगह किसको रख दो, gx, फंक्शन f में x की जगह किसको रख दो, gx को। गोफेक्स को कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन g में x की जगह किसको रख दो, fx को। fogx का मतलब फंक्शन f में x की जगह पे gx को रख दो। गोफेक्स का मतलब क्या होगा, फंक्शन g में x की जगह पे fx को रख दो। जैसे आपके पास सपोज दो फंक्शन लिखे हैं, fx is equal to sin x, fx is equal to sin x and gx equals to cos x। and you find fog x and gof x। First we will find fog x। What is the mean of fog x? Fog x means f of gx, mean of fog x is f of gx। बट हम कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे का ऐसा छप जाए दिमाग में, इसका जो कंसेप्ट है वो समझ जाए, ताकि आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाए। बस बोलने का और कोई तरीका नहीं है और कोई कारण नहीं है, तरीके तो बहुत है लेकिन कारण ये एक ही है ना। सुनो, f ऑफ gx का मतलब फंक्शन f में x की जगह पे gx, तो फंक्शन f को पकड़ो, फंक्शन f में रखना है, ये रहा फंक्शन f, फंक्शन f में x की जगह पे किसको रिप्लेस कर देना है, फंक्शन f में x की जगह पे gx को रख देना है। तो x की जगह आप gx को रखें, gx क्या है, cos x, तो आप x की जगह किसको रख देंगे, cos x को रख देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, sin cos x। तो मैंने क्या किया, फंक्शन f में x की जगह पे cos x रख दिया, तो ये आ गया sin cos x, और यही आपका क्या हो गया, fog x। अगर मैं आपको पूछूं gof x बताओ, अगर आपको मैं पूछूं gof x का मीन्स g of fx, g of fx, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन g में
फंक्शन g में x की जगह पे fx रखना है। फंक्शन g में, ये रहा फंक्शन g, फंक्शन g, इसमें x की जगह पे किसको छेड़ना है? बस x को। तो इसमें x की जगह पे किसको रख दो? fx को रख दो। तो x की जगह आपने क्या fx मतलब क्या रख दिया? sin x रख दिया। तो आपके पास फंक्शन हो गया cos sin x। मेरी बात समझिए, फॉग और गॉफ निकालना सबको आ गया है ना। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, अभी तक पढ़ा क्या है, मैं उसको एक बार वापस से रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोजिट फंक्शन होता क्या है और मिक्सचर फंक्शन क्या होता है। मैंने कहा था इफ वी ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू फंक्शंस then obtained function is called mixture function, है ना। ये तो हमारे पास क्या था? मिक्स फंक्शन। और लेकिन हमारे पास कंपोजिट क्या था? कंपोजिट फंक्शन इज अ कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय fog x एंड gof x। तो fog x का मतलब क्या था? f of gx। f of gx का मतलब फंक्शन f में x की जगह आपको किसको रख देना होता है? gx को। और gof x का मतलब क्या होता है कि फंक्शन g में आप x की जगह किसको रख दे? fx को। आई थिंक इतना सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखो इसके परे भी, इससे आगे भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि when the fog will define and when the gof will define, when the fog will define and when the gof will define. First thing is it function will be composite function will be defined or not. The first thing is about composite function is the composite function of two functions is defined or not. If function is not defined, then we can't find fog x and gof x. To find fog x and gof x, first we have to assure that the function is defined or not. To find the function is defined or not, now we will discuss a different concept, है ना, which depends on domain and range. The domain and range. Okay, now listen to me carefully. Okay, सुनो जरा ध्यान से वापस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिट फंक्शन होता क्या? मेरी बात को वापस से सुनना जरा, मैं बहुत इजी बता रहा हूं आपको और ये कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग है कि आप मैं बोलना नहीं जा रहा, लेकिन रियल में कई टीचर्स तक को ये चीजें क्लियर नहीं है कि कोई भी फंक्शन कंपोजिट फंक्शन डिफाइन कब होता है। कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी आपको ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वहां पे आपकी एक अलग बुक लगती है ग्रुप थ्योरी नाम से, उसमें आपको बस यही कुछ पढ़ना है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एटलीस्ट ये तो पता हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो फंक्शन डिफाइन कब होगा। तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, मैं इसको जो मैंने बताया मैं वापस उसे बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने इसमें देखो 3 चीजें हमें पढ़नी कंपोजिट फंक्शन के अंदर। फर्स्ट क्या था? कंपोजिट फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। कैसे फाइंड करेंगे? फॉग एक्स का मतलब फलन f में, फंक्शन f में x की जगह किसको रख दो? gx रख दो। गॉफ एक्स का मतलब फंक्शन g में x की जगह पे fx रख दो। मैंने एक एग्जांपल करवाया, आई थिंक ये क्लियर हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, है ना। सेकंड हम क्या सीख रहे हैं कि फॉग एंड गॉफ डिफाइन कब होंगे। मेरी बात को सुनना, सेकंड हम क्या सीखेंगे? डिफाइन कब होंगे। और थर्ड हम क्या सीखेंगे? किससे किस में डिफाइन होंगे, किससे किस में डिफाइन होंगे। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेरे साथ देखना जरा सारे स्टूडेंट्स, है ना। और फिर मैं समझा जो मैंने बताया है ना बेटा, मैं उससे कुछ भी अलग नहीं जाऊंगा और मैं वही एग्जांपल्स लूंगा जो अभी मैंने लिए हैं, है ना। ध्यान से सुनना जरा। सपोज 2 फंक्शंस आर f is defined from a to b, f is defined from a to b and g is defined from b to c, b to c means c to a sub, okay. And fx is defined by x cube plus 2 and gx is defined by cos x. अब आपको उसने बोला फाइंड fog x and gof x. बिफोर फाइंडिंग fog x and gof x, है ना, क्या वी शुड अश्योर that this function the composition of these two function is defined or not. To assure that the function is the combination of these two function is defined or not, है ना. Now we will discuss a different concept. Okay, listen, सुनो जरा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन के अंदर? ये बड़ा वाला टिफिन है, ये छोटे वाला टिफिन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? यदि मैं इस बड़े वाले टिफिन के अंदर छोटे वाले टिफिन को यदि किसी फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को रख देता हूं,
अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख देता हूं तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट। अब मेरी बात को सुनना जरा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मुझे आप बताना। अब वही परीक्षा है आपकी वापस से, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है, बस वही आपको मुझे बताना है। यहां पर मुझे बताएंगे इसका f का डोमेन ऑफ f डोमेन, ऐसे लिख देता हूं मैं, f डोमेन। स्टूडेंट सोचिए जल्दी से, f डोमेन एंड f रेंज। आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है, fx का। और यहां पर g का डोमेन है, g इज डोमेन एंड g इज रेंज। ये आपको मुझे बताना है। देखो अभी मैंने बताया था fx के अंदर जा कौन रहा है, x, तो x क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा। और fx खुद जो है वो आपके पास, क्योंकि ये y के इक्वल होता है, तो fx खुद जो है वो आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो f डोमेन कितना हो जाएगा, x, और इसका f का रेंज जो है, रेंज कौन होगा, fx। ओके, यहाँ पर g इज डोमेन, g का डोमेन आपके पास क्या है, x है, g का डोमेन आपके पास क्या है, x है, और g का रेंज कौन है, gx खुद है, gx खुद है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो टिफिन बॉक्स है ना, एक ये बड़ा वाला टिफिन बॉक्स है, ये छोटा वाला टिफिन बॉक्स है, इसको मैं f बोल रहा हूँ, इसको मैं gx बोल रहा हूँ। ये fx वाला फंक्शन है, ये gx वाला फंक्शन है, इसके अंदर ये जाएगा तो क्या बनेगा, fog-x मतलब फंक्शन f में x की जगह पे gx को रखना है। gx खुद क्या है, gx खुद क्या है, वो टिफिन खुद क्या है, उस टिफिन के अंदर जो माल भरा हुआ है वो तो क्या है, उस टिफिन का डोमेन। फंक्शन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है ना। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना आप। ऐसे मान लेते कुछ, है ना, कटोरी वगैरह वैसे मान लो, ये बड़ा एक छोटा फंक्शन है ये। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो ये, इसको मैं अगर gx बोलता हूँ तो इसके फंक्शन के अंदर जो है वो तो इसका डोमेन है, मतलब ये जो अंदर वाला ये x है, लेकिन ये टिफिन खुद जो है, इसके अंदर x रखा तो ये खुद टिफिन जो है वो खुद क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा gx। ये क्या बन जाएगा, gx। ऐसे अब इस टिफिन को उठाकर इसके अंदर डालूंगा मैं, इस टिफिन को उठाकर मैं इसके अंदर डालूंगा, ये टिफिन है जो भी है, एक बार आप बाउल मान लो, है ना, इस टिफिन को उठाकर मैं इसके अंदर डालूंगा तो इसके अंदर जाएगा, तो वो किस में जाएगा, इसके अंदर जो स्पेस है, और किसी फंक्शन के अंदर जो रखते हैं वो उसका क्या होता है, डोमेन। अगर मैं इसके अंदर इसको रख रहा हूं तो यहां पर जो gx है वो fx का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। gx f का क्या बनेगा, डोमेन। gx क्या है, f का क्या बनेगा, डोमेन। क्यों, f के अंदर जाएगा gx, तो gx खुद, gx क्या बनेगा, f का डोमेन। अब मुझे एक बात बताना, ये बड़ा वाला टिफिन, ये छोटे वाला टिफिन, ये इसके अंदर कब कब जा सकता है, अगर ये जो फंक्शन है इस बड़े वाले से छोटा है, ये छोटा है, अगर छोटा है तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। इक्वल है तब भी चांसेस रहते हैं हम उसके अंदर लगभग फंसा देंगे, है ना, कि वो लगभग अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ये जो है ये बड़ा हो जाए इससे, तो क्या अब इसके अंदर आप इसको रख सकते हैं क्या, नहीं, मतलब अगर ये इससे भी ये बड़ा हो गया तो हम इसको इसके अंदर नहीं रख पाएंगे। तो इसके अंदर रखने के लिए हमें पता है ये जो है ये इससे क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो है ये इस फंक्शन से क्या होना चाहिए, या तो इस फंक्शन के अंदर जो जगह है इसका डोमेन है, जगह मतलब डोमेन, है ना, डोमेन से क्या इसके ये क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ये कौन है, ये मुट्ठी खुद जो है, ये फिस्ट जो है, ये क्या है, ये gx है, ये क्या है, gx है, ये इसके अंदर जाएगा तो gx मतलब रेंज ऑफ g, ये क्या है, रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ g जा रहा है किसके अंदर, f के अंदर जा रहा है, f के अंदर जा रहा है मतलब f का डोमेन। तो यहां पर रेंज ऑफ g जो है वो क्या बनने जा रहा है, f का डोमेन बनने जा रहा है। ये क्या बनने जा रहा है, f का डोमेन बनने जा रहा है। और जब f का डोमेन बनने जा रहा है तो मतलब f का डोमेन gx से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर। ये जो है ये इससे क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, f का डोमेन,
f का डोमेन gx मतलब g के रेंज के, तो ये डिफाइन केवल तभी होगा जब gx जो है वो f के gx मतलब g का रेंज, g का रेंज जो है वो f के डोमेन से क्या हो, या तो छोटा हो या उसके क्या हो, बराबर हो, तभी क्या हो सकता है, वो उसके अंदर जा पाएगा, तभी वो उसको कंपोजिट फंक्शन बना पाएगा। तो डिफाइन कब होगा, अगर gx इसके अंदर जा रहा है, किसके, ये fx है, खुद fx है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है, इसके अंदर जो जा सकता है वो क्या है, इसका डोमेन। तो ये gx मतलब g का रेंज किस में जाएगा, f के डोमेन में। कब जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर। कब जाएगा ये इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो कब जाएगा ये इसके अंदर, जब अंदर जगह है जो है इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, तब जा पाएगा ना अंदर जगह। तो हम बोल सकते हैं कि f का डोमेन जो है, फॉग के डिफाइन होने के लिए f का डोमेन जो है वो g के रेंज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर फॉग ये क्या है, f के अंदर g जा रहा है, f के अंदर g मतलब फॉग x, तो फॉग डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है, f का डोमेन मतलब जगह, f के अंदर जो जगह है, f का डोमेन जो है वो g के रेंज के क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझे, ये तो हमने कैसे सीख लिया, ये तो पूरा मैथमेटिकली मैंने आपको सिखा दिया। अब कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कई बच्चे ऐसा जिनको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ईजिली मैं बता सकता हूँ कि कब डिफाइन होगा। देखो जरा इसी बात को देखो, मुझे एक बात बताओ, डोमेन एंड रेंज में पहले कौन आता है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, सर डोमेन पहले आता है, डोमेन जाएगा तभी रेंज मिलेगा। फॉग अगर कहीं पर लिखा है तो फॉग में पहले कौन आ रहा है, f पहले आ रहा है, g पहले आ रहा है, f पहले आ रहा है, g पहले आ रहा है। तो आप दिखेंगे आप सबको कि सर f पहले आ रहा है, g बाद में, तो क्या होगा, अगर डिफाइन कब होगा, जब f का डोमेन, जो पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले का रेंज इक्वल हो जाए। जब f का डोमेन g के रेंज के इक्वल हो, जब f का डोमेन g के रेंज के इक्वल हो, पहले डोमेन आता है और पहले f आता है, तो f का डोमेन g के रेंज के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं फॉग क्या है, डिफाइन है। क्या कहा मैंने, f का डोमेन g के रेंज के इक्वल। अगर मैं गॉफ की पूछूं, मैं गॉफ की, तो अब पहले कौन आ रहा है, अब पहले g आ रहा है, तो g का डोमेन पहले वाले का डोमेन, दूसरे वाले का रेंज, तो g का डोमेन f के रेंज के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे गॉफ क्या है, डिफाइन है। मेरी बात समझ है ना सारे स्टूडेंट्स। फॉग कब डिफाइन होगा, f का डोमेन पहले कौन है, f पहले कौन आता है, डोमेन, तो f का डोमेन g के रेंज के इक्वल, तो फॉग डिफाइन। गॉफ कब डिफाइन, जब g का डोमेन f के रेंज के इक्वल हो, g का डोमेन f के रेंज के इक्वल हो, तो हम कहेंगे फॉग, गॉफ परिभाषित है, गॉफ डिफाइन है। अब सुनो जरा, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बताना है, इस क्वेश्चन को देखकर आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर फॉग डिफाइन होगा या गॉफ डिफाइन होगा। ये जो फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इसको देखकर आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पर फॉग डिफाइन होगा या गॉफ डिफाइन होगा, और अगर फॉग डिफाइन होगा तो वो कैसे डिफाइन होगा, आपको ये बताना है, फॉग और गॉफ डिफाइन करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉग के बारे में। बात को सुनना जरा मेरी, कौन सा ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फॉग की, फॉग डिफाइन है या नहीं। फॉग डिफाइन, फॉग कब डिफाइन होगा, जब पहले वाले का डोमेन मतलब f का डोमेन g के रेंज के इक्वल। मेरी बात को सुनना सारे स्टूडेंट्स, देखो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a टेंड्स टू b, तो हमें पता है यहाँ पर जो लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन। यहाँ पे जो लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो होता है कोडोमेन। वो यहाँ पर जो लिखा होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। और हम जानते हैं कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। इसलिए हम एक बार ऐसे ही, जब इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे किसके, कंपोजिट फंक्शन के, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम, है ना, कैसे यूज लेते हैं इसको, एज अ रेंज। इसको हम यूज कैसे लेते हैं, एज अ रेंज। तो यहाँ पर जो लिखा होता है वो डोमेन है, यहाँ पे जो लिखा है वो रेंज है, ठीक है। ओके, अब सुनो जरा, अब आपको पूछा फॉग डिफाइन है क्या, तो फॉग कब डिफाइन होता है, पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले का रेंज। तो इसका मतलब f का डोमेन g के रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो f का डोमेन कौन है, a, और g का रेंज कौन है, g। f का डोमेन g के रेंज के इक्वल है, इसका मतलब आपका यहाँ फॉग जो है वो डिफाइन है। बात करते हैं गॉफ की।
तो गॉफ कब डिफाइन होगा? जब g का डोमेन f के रेंज के इक्वल हो। तो g का डोमेन f के रेंज के इक्वल हो। क्या ये इक्वल है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर गॉफ जो है वो डिफाइन ही नहीं है। यहां पर फॉग डिफाइन है लेकिन गॉफ डिफाइन नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए सारे स्टूडेंट्स? मैंने कहा था आपको 3 बातें मैं बताऊंगा, 3 में से 2 मैं क्लियर कर चुका हूं। पहली कौन सी? फॉग और गॉफ फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं? फॉग का मतलब फंक्शन f में x की जगह पे आप gx को रिप्लेस कर दे, gx को रख देते हैं। गॉफ x का मतलब फंक्शन g में आप x की जगह पे fx को रख दे। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, डिफाइन कब होगा? तो आपको पता है पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले का रेंज, पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले का रेंज इक्वल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फॉग की, तो पहले f आता है बाद में g, तो हम कहेंगे f का डोमेन जो है वो g के रेंज के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गॉफ की, तो पहले g आता है फिर f आता है। इसका मतलब g का डोमेन जो है वो f के रेंज के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? f के रेंज के इक्वल होना चाहिए। ये दूसरी बात हमने पढ़ ली। तीसरी हम क्या पढ़ रहे हैं? किस से किस में डिफाइन होगा, किस से किस में डिफाइन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हमने क्या सीखा है? अभी डिफाइन होगा या नहीं होगा, और अब क्या सीख रहे हैं? किस से किस में डिफाइन होगा। तो देखो बहुत इजी है। मैंने यहां पर अभी आपको क्या बताया? मैंने यहां पर अभी आपको ये बताया, यहां पर मैंने क्या बताया अभी आपके साथ डिस्कशन क्या किया हमने कि फॉग डिफाइन कब होगा। फॉग डिफाइन कब होगा? जब f का डोमेन g के क्या हो? रेंज के इक्वल हो। अब किस से किस में डिफाइन होगा? तो मैं अभी का ऐसे चला था ना, डिफाइन है या नहीं उसको पता करने के लिए तो हम ऐसे चले थे। अब किस से किस में है तो ऐसे चल लेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो क्या था यहाँ पे? इसका डोमेन इसके रेंज के इक्वल। डिफाइन कब होगा? जब f का डोमेन g के रेंज के इक्वल हो, तब डिफाइन होगा। अब पूछे किससे किस में डिफाइन होगा, तो बस अब क्या चले? उल्टा चलेंगे। इसका डोमेन इसका रेंज, मतलब g के डोमेन से f के रेंज में, फ्रॉम डोमेन ऑफ g टू रेंज ऑफ f, g के डोमेन से f के रेंज में। तो g का किससे किस में डिफाइन होगा? g के डोमेन से। g का डोमेन कौन है? c, मतलब c से किस में डिफाइन होगा? g के डोमेन से f के रेंज में। f का रेंज कौन है? b, मतलब ये किससे किस में डिफाइन होगा? c से b में डिफाइन होगा। मेरी बात समझिए। तीसरी बात मैंने आपको बताई है, किस से किस में डिफाइन होगा, तो आपको उल्टा चलना है। फॉग आता है ना, बाद में कौन आता है? g, उल्टा चलेंगे। g, तो g के डोमेन से f के रेंज में, g के डोमेन से f के रेंज में। तो यहां पर किससे किस में डिफाइन हो गया? c टू b, c से b में। तो हमने सीख लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा फॉग फंक्शन बनता कैसे है। अब हम डिफाइन करेंगे फॉग। तो आपको पता है फॉग का मतलब f ऑफ gx। फॉग का मतलब क्या हो गया? f ऑफ gx। f ऑफ gx का फंक्शन f में x को रिप्लेस कर देना है किससे? gx से। फंक्शन f में x को रिप्लेस कर देना है किससे? gx से। तो ये फंक्शन f में x को रिप्लेस करना है, x की जगह पे रखना है किसको? gx को। तो यहां पर x की जगह पे आप क्या रख देंगे? gx कौन है? cos x। तो x की जगह आपको क्या रख देना है? cos x। तो क्या हो जाएगा? cos x का क्यूब प्लस 2। तो फाइनली we will get cos cube x plus 2। cos cube x plus 2, ये हो गया आपके पास fog x। ये मैंने एक बार ब्रीफली एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मे भी हो सकता है आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन मैंने इससे आपको ये समझाने की कोशिश, पूरा कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन का पूरा कंसेप्ट। 3 चीजें आपको ध्यान देनी है। पहले डिफाइन है या नहीं, दूसरा किससे किस में डिफाइन है, और फिर वो फॉग होगा क्या और गॉफ होगा क्या। अब मैं एक पूरा क्वेश्चन लेता हूं, उस पूरे क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हम तीनों बातें एक साथ क्लियर करेंगे। वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, मेरे साथ देखना सारे स्टूडेंट्स। ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। अगले पेज पे बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखा है आपने, ये है ना, सुनना जरा। और मैंने केवल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करवाने के बेसिस पे आपको ये करवा दिया हो कि बस ठीक है क्वेश्चंस करने, इसलिए मैं वो कंसेप्ट जो है उसका बिल्ड करना चाह रहा था, और शायद मैंने कोशिश पूरी की है और आपने शायद आप समझे भी हैं, है ना। ओके सुनो, अब देखो जरा, आपके पास क्या है, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं बोर्ड पे, f इज डिफाइंड फ्रॉम
P to Q. F is defined from P to Q, and it is sine x plus 2, sine x plus 2. Okay, and the function g is defined from C to P. G is defined from C to P. Okay, 9. G is defined from Q to R. G is defined from Q to R, and the function G is suppose it is root x. It is root x, square root of x. Okay, now the question demanding or saying find fog and Goff. If they are defined, find fog and Goff. First we will find the fog and Goff are defined or not. First we will define that fog. First we will find that fog and Goff are defined or not. To find that fog is defined or not, what we do? To find that fog is defined or not, what we do? We check the domain of f. Domain of f should be equals to the range of G. The domain of f should be equals to the range of G. Here in the given question we easily see that domain of f is P. Domain of f should be equals to the range of G. The domain of f is equal to the range of G or not? It is not equals to the range of G, because the domain of f is P. Domain of f is P, and the range of G is R. The domain of f is P and the range of G is R, and P and R are not equal. That is why we will say the given function, that's why we will say that fog is not defined. Fog is not defined. Now we will discuss about Goff x. Goff is defined or not? To find that Goff is defined or not, we will check that the domain of G is equal to the range of f or not. The domain of G is equal to the range of f or not. In the given question, now we will check it that the domain of G, what is the domain of G? The domain of G is Q. Domain of G is Q, and the range of f is also Q. Domain of G should be equal to the range of f. Here the domain of G and the range of f are equal or not? Are equal. That is why we will say the Goff is defined. Okay, so what we will write here? We will write here that the domain of G is equal to the range of f. So Goff is defined. Goff defines. ठीक है, Goff defines या Goff is defined. Goff is defined. मैंने आपको क्या कहा था? आपको 3 केस साथ में स्टडी करने हैं. पहला, डिफाइन है या नहीं. तो वी हैव डिस्कस दैट Goff is defined but fog is not defined. Okay, first case is cleared. Second one is डिफाइन है लेकिन किससे किस में है. टू फाइंड दिस वी नो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम द डोमेन ऑफ f टू द रेंज ऑफ g. फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम द डोमेन ऑफ f टू द रेंज ऑफ g. f के डोमेन से उल्टा चलते हैं ना, मैंने कहा था उल्टा चलते हैं.
एफ के डोमेन से जी के रेंज में डिफाइन होना चाहिए, एफ के डोमेन से जी के रेंज में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सॉरी गॉफ सच दैट, अब यहां पे बताना किससे किस में डिफाइन है, तो एफ के डोमेन से जी के रेंज में, तो एफ का डोमेन कौन है, पी, एफ के डोमेन से जी के रेंज, सॉरी जी के रेंज में, और जी का रेंज कौन है, आर, तो इट डिफाइंस फ्रॉम पी टू आर, गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम पी टू आर। ओके, नाउ गॉफ एक्स, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है गॉफ एक्स क्या होता है, तो गॉफ एक्स इज, it is g of fx and it stands g of fx stands for, ओके देखो हमने अच्छे से सुना कि गॉफ एक्स का मतलब क्या था, फंक्शन g में x की जगह पे आपको क्या रख देना है, fx को रख देना है, फंक्शन g में x की जगह पर किसको रख देना है, fx को। तो आप यहां पर देखिए फंक्शन g, ये रहा फंक्शन g, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन g में बस x को रिप्लेस कर देना है, x की जगह पे किसको रख देना है, fx को, fx कौन है, sin x plus 2, then it gives us root sin x plus 2, this is a goph x, this is a composite function goph x. I think it is completely clear to all of you. Okay, 3 steps are there. First one is the function is defined or not. The first one is function is defined or not. If function is defined, then we need to find that it defined from which to which. Okay, then third one is how we will find it, if we gonna for goph x, if we go for goph x, then what does it mean, it means g of fx, we put the value of fx into gx. ओके, गॉफ एक्स का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन g में आपको x की जगह पे इसको रख देना है fx को। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, है ना, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज। अभी तक मैंने आपको जितना भी कंसेप्चुअली जितना अच्छा हो सकता था वो मैंने कोशिश की आपको डिलीवर करने की, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आपके रह गया है तो मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट करके मुझे बता दें। मेरे नंबर आपके पास, व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, आप मुझे वहां पे कमेंट करके कर दे। जो अगली क्लास में अगर मेरे पास कोई डाउट होगा तो मैं अगली क्लास में बोल दूंगा कि स्टूडेंट ने ये पूछा था, और वह यहाँ पे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, उसके बाद देखो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारे मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन इन्वर्टिबल फंक्शन से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पहले कंपोजिट फंक्शन करवा देता हूं, उसके बाद में हम इन्वर्टिबल फंक्शन को वापस से डिस्कस करेंगे। ओके ओके, एक्सरसाइज 1.3 exercise 1.3, the very first question of exercise 1.3, and it is written that let f equals to, exercise 1.3, f is defined from set A having the elements 1 2 3 1 to 4 1 3 4 1 3 4 2 1 to 5 1 2 5. Okay, and function g is defined from 1 to 5 to 1 comma 3 be given by f is equal to 1 comma 2 3 comma 5 1 comma 2 3 comma 5 4 comma 1. I write here, write it here, fx f is equal to 1 comma 2 3 comma 5 3 comma 5 4 comma 1, and g is 1 comma 3 2 comma 3
5,1. Here you need to find GOF x, GOF. Okay, first you try and put your efforts. You try and put your efforts. Think about it, how you will solve it and how you will find for GOF. Okay, look at board. Look at board. We need to find GOF x. We need to find GOF. What will the GOF? Okay. Okay, write down GOF. Okay. First we will see that GOF is defined or not. GOF is defined or not. When the GOF will define? When the GOF will define if the domain of f, the domain of G, sorry, domain of G is equal to the range of f. Domain of G is equal to the range of f. Is equal or not? Equals to. The domain of G is 1 to 5 and the range of f is 1 to 5. Both are equal. That's why we will say the GOF is defined. The GOF is defined. First we will say the GOF is defined. What we will write here in answer? In answer we will write that domain of G, domain of Z, domain of function G is equal to the range of function f. Function f, hence GOF is defined. GOF is defined. Sorry, GOF is defined. Okay. Okay. Now have a look. How we will find GOF x? How we will find GOF x? And GOF is defined from to. It defines from the domain of f to range of G. Domain of f to range of G. What is the domain of f? Domain of f is 1 to 1, 3, 4. Domain of f is 1, 3, 4 and it is defined from domain of f to range of G. The domain of f is 1, 3, 4 and the range of G is 1, 3. 1, 3. Okay. Clear? Okay. Now GOF x. Listen. The domain, what we mean by domain? What we mean by domain? डोमेन का मतलब देखो हम सब जानते हैं कि इनपुट जो होता है उस इनपुट को हम क्या बोलते हैं, आपके पास डोमेन बोलते हैं. जो इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन. तो हमें पता है इसके अंदर इनपुट कौन जाएगा, इनपुट आपके पास हो जाएगा 1, 3, 4. इनपुट क्या हो जाएगा आपके पास 1, 3, 4. तो आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप x की वैल्यू 1, 3 और 4 पुट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने 1 पुट किया तो GOF1 ये सेट के फॉर्म में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो GOF x का मीन क्या होता है आपके पास, GOF x का मतलब होता है आपके पास G of fx. ओके. नाउ फर्स्ट उसके अंदर डोमेन हम रख क्या सकते हैं, हम रख सकते हैं 1, 3, 4. तो पहले आप रखेंगे 1, फिर आप रखेंगे 3, 1, 3 और क्या रख सकते हैं आप 4. ये डोमेन ही तो है इसका. ओके. इसको आप क्या लिखते हैं G of f1. इसका मतलब G of f3 और इसका मतलब के पास क्या हो जाएगा G of f4. ओके. Z f1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? f1 अगर आप f में 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है, 2. दो f1 द वैल्यू ऑफ f1 इज 2. वैल्यू ऑफ f1 इज 2 कि 1 रखेंगे f में तो आपको 2 मिलेगा. वैल्यू ऑफ f3 is 5. Value of f3 is 5 and value of f4 is 1. Okay. Value of f4 is 1. Now Z2 the value of G में जब 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3. क्या मिलेगा, 3. G में आप 1 रखें 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 और G में आप जब 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3. ओके. इनपुट
एंड आउटपुट। इनपुट क्या था 1 3 4, आउटपुट क्या मिला 3 1 3। ओके, देन द गॉफ इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, if we put 1 we get 3, if we put 3 we get 1, okay, if we put 4 we get 3, okay, this is our required GOF, this is our required GOF. Is it clear to anyone? You can easily see that the domain, the first element of the ordered pair है ना, first element of order pair is stands for domain, then the domain of GF 1 3 4, and the range, the second element is range, the second element is 3 and 1। clear? ये डोमेन और ये आपके पास क्या हो गया, रेंज हो गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब आपके पास क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, एक तो अलजेब्रिक फॉर्म में आता है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में, है ना। कई बार ऐसे सेट्स के फॉर्म में आ जाता है। जब सेट्स के फॉर्म में आता है तो आपको ऐसे उसको डिफाइन करना होता है। मेरी बात समझिए, सेट्स के फॉर्म में आता है ऐसे आपको डिफाइन करना है। और अगर आपके पास कैसे आ जाए वो क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाए, तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, अब अलजेब्रिक फॉर्म में वैसे कर लेते हैं। अभी हमारा पास पहला क्वेश्चन हमने किया है वो इस फॉर्मेट में था, तो मैंने आपको उसको क्लियर किया है। अब कुछ अगर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे किसके फॉर्म में, आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म में, तो हम उनको कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। Question number 2, let f, g and h be function from R to R, show that f plus g OH equals to FOH plus GOH. It's a distribution law of composition of functions, है ना। Then we will discuss it later. Okay, question number 3, find fog and GOF if fx equals to modulus x and gx equals to modulus of 5x minus 2. Okay, look at both. Question number 3. Question number 3 is fx is equal to modulus x, fx equals to modulus x, and gx equals to modulus 5x minus 2, 5x minus 2, and we will find fog x and GOF, find fog and GOF. Okay, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर रेंज डोमेन का डिस्कशन कहीं नहीं है, तो हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे। हम डायरेक्टली हमारा फॉग एंड गॉफ फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर फॉग, फर्स्ट टू फाइंड फॉग, व्हाट इज फॉग? फॉग मीन्स f of gx, फॉग x मीन्स f of gx, ओके। फॉग x का मतलब क्या हुआ? f of gx। इसका और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? फंक्शन f में x की जगह आपको किसको रख देना है? gx को। फंक्शन f में x की जगह पे आपको क्या कर देना है? बस x की जगह पे, x की जगह gx को रिप्लेस कर देना है। gx कौन है? gx आपके पास है मॉड्यूलस 5x माइनस 2, तो आप इसकी जगह x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे किसको? gx को। gx कौन है? मॉड्यूलस 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, ओके। और इसको हम वापस जाके क्या लिख सकते हैं? वापस लिख सकते हैं मॉड्यूलस, 2 बार लगाने से कोई मतलब नहीं है, एक बार लगा दें सफिशिएंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 2, ओके। इट इज आवर फॉग x एंड गॉफ x। गॉफ x इज g of fx। तो g of fx में मतलब फंक्शन g में आपको क्या करना है? x की जगह पे x को fx को रिप्लेस कर देना है। तो फंक्शन g में, ये रहा फंक्शन g, इसमें x की जगह पे 5x, केवल x की जगह किसको रिप्लेस कर देना है? fx को। fx कौन है? मॉड्यूलस x। x की जगह आपने fx को लिखा माइनस 2। दिस इज आवर गॉफ x, क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस x, gx इक्वल्स टू मॉड्यूलस 5x माइनस 2, एंड हियर वी हैव फाउंड fog x and GOF x, okay, clear. Question number 4, if fx equals to 4x plus 3 upon 6x minus 4, show that f of fx is equal to x for all x is not equals to 2 by 3. What is the inverse of f? What is the
इनवर्स ऑफ f, अभी हमने इनवर्स को डिस्कस नहीं किया है, केवल फॉग कंपोजिशन हमने फाइंड आउट किया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, केवल कंपोजिशन को ही पता करेंगे, केवल कंपोजिशन को। इनवर्स हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम इनवर्स वहीं पर लिखेंगे। तो मेरे साथ में देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास fx क्या लिखा है, fx आपके पास लिखा हुआ है 4x plus 3 and 6x minus 4 for all x is not equals to 2 by 3. X is not equals to 2 by 3. Okay, and we need to show fx equals to f of fx equals to x. f of fx हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो फॉग का मतलब क्या था हमारे पास, फॉग एक्स का मतलब आपके पास था f ऑफ जी एक्स, इसका मतलब आपके पास क्या था, f ऑफ जी एक्स। वैसे ही f ऑफ एफ एक्स का मतलब f o f x, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन हम लिखते हैं इसका, कौन सा यूज लें, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, f ऑफ एफ एक्स हमें ये फाइंड आउट करना। f ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, f ऑफ एफ एक्स। तो इसको बोल के बताओ जल्दी से, f ऑफ एफ एक्स को बोल के बताओ, f ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन f में x की जगह पे fx, दो फंक्शन f में x की जगह पे fx। अभी क्या था, जब हम फॉग का डिस्कशन कर रहे थे, फॉग को हमें फाइंड आउट करना था, तो हम क्या करते थे, फंक्शन f में x की जगह पे gx रखना था। लेकिन यहां पर क्या है, f ऑफ fx मतलब फंक्शन f में x की जगह पे fx को ही वापस रख देना है। तो देखो जरा हम फाइंड आउट करते हैं, 4x की जगह किसको रख देना है, fx को। तो fx क्या है, fx आपके पास है 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4, 4x plus 3 अपॉन 6x, तो x की जगह वापस किसको, fx को। तो 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4 प्लस माइनस 4। हमने कुछ नहीं किया, फंक्शन f जो था उसमें x को रिप्लेस कर दिया, किससे, fx से। बस जहां पे x था मैंने वहां पे क्या लिख दिया, fx। तभी हमें क्या मिलेगा, f ऑफ fx, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वी टेक LCM इन न्यूमरेटर द LCM इज 6x minus 4. 6x minus 4 is divided by 6x minus 4, then we get 1, and 1 is multiplied with the numerator, we get 4x plus 3, 4x plus 3. 6x minus 4 is divided by 1, then we get 6x minus 4, and 6x minus 4 is multiplied with 3, we get 6x minus 4. Okay, in denominator LCM will be 6x minus 4. LCM will be 6x minus 4. If we divide 6x minus 4 by 6x minus 4, we get 1, and 1 is multiplied with 4x minus plus 3, we get 4x plus 3. Okay. Here, if we divide 6x minus 4 with 1 by 1, then we get 6x minus 4, and 6x minus 4 is multiplied with 4, we get minus 4, 6x minus 4, 6x minus 4. Okay. 6x minus 4 is cancelled out with 6x minus 4. Okay. Then finally we get, in numerator we get 4 is 16, 16x plus 12, 16x plus 12 plus 18x plus 18x minus 12, 18x minus 12. Okay. In denominator it is 6 4 is 24, 24x plus 18, 24x plus 18 minus 24x plus 16, minus 24 plus 16. Okay. In numerator 12 is cancelled out with 12, and in denominator 24x is cancelled out with 24x. What we get in numerator? We get it is 16x plus 18x. 16 plus 18 is 34. Then
it is 34x, and in denominator 18 plus 16 it is 34. 34 is cancelled out with 34, we get x. Then f of fx is equal to x. We have short that f of fx equals to x. Okay, बाकी see you next class. Take care of you. Alvida. Goodbye.